आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में हिंदी किस मार्ग पर प्रैक्टिस में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड, अपने सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ करते हैं पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड, वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध है उसी का हमको चयन करना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक यही प्रक्रिया हमको जो है करनी है। चलिए देखते हैं। ए है शीर्षक, बी देखिए शीर्षक है, सी भी शीर्षक लिखा है और डी भी शीर्षक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 गलत हैं, एक सही लिखा है, उसी को हमको बताना है। तो जो सही है फ्रेंड वो है आपका विकल्प नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों है। ठीक है फ्रेंड, ए और सी दोनों देखिए शीर्षक सही लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए वाले भी साथियों का सही है, सी वाले साथियों को भी सही है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मैं विकल्प नंबर ए और दोनों कमेंट करके, जो लोग साथी ए कमेंट करें उनका भी सही है, जो बी कमेंट सी कमेंट करें उनका भी सही है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में फ्रेंड, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल। देखिए ध्यान से देख के आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए 3 गलत लिखा है। देखिए ये मंत्रिमंडल गलत लिखा हुआ है, ये वाला भी मंत्रिमंडल गलत है और ये वाला भी मंत्रिमंडल गलत है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो बी वाला मंत्रिमंडल वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। यहाँ फ्रेंड सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चारपाई पे चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए चारपाई पर चादर, पर का मतलब क्या होता है, तो अधिकरण का मतलब होता है में पर। ठीक है, अधिकरण का मतलब होता है में प्रण, इसलिए इसका विकल्प जो सही होगा विकल्प नंबर बी होगा। ना तो अपादान होगा, ना संप्रदान होगा, ना संबंध होगा। चारपाई पे चादर बिछा दीजिए मतलब फ्रेंड यहाँ पर चारपाई पर जो इसका अधिकरण कारक का जो चिन्ह है फ्रेंड वह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का विकल्प होगा। घर से बाहर आ गया, घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा। देखिए फ्रेंड अलग होने की बात हो रही है। घर से बाहर गया मतलब क्या है, घर से बाहर मतलब अलग हो रहा है, से यहाँ पर अलगाव की स्थिति की दर्शा रहा है, इसलिए अपादान कारक सही होगा, ना कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता कारक के लिए ने होता है, कर्म के लिए के होता है और कर्ण के लिए से होता है अर्थात साधन वाला। तो यहाँ पर अपादान है, अलगाव की स्थिति है, इसलिए विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला है स्मरण का विलोम है। जी हाँ फ्रेंड, स्मरण का विलोम है। स्मरण का मतलब होता है याद करना और भूलना। याद करना क्या हो जाएगा, भूलना। स्मरण और विस्मरण और सुस्मरण। तो बताना है ध्यान से आपको कमेंट करके क्या है इसका बिल्कुल सही। तो आप सभी को पता है कि स्मरण का विलोम क्या होता है, याद करना का भूलना हो जाएगा। याद देखिए जिस रूप में आपका विलोम दिया रहेगा उसी रूप में उसका जो है अर्थ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है शब्द स्मरण है, तो स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। अगर याद करना होता तो इसका जो विलोम होता है वो भूलना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस हिसाब का जैसे मान लीजिए संज्ञा है, अगर विलोम में तो संज्ञा का संज्ञा ही होगा, और यदि विशेषण का विलोम पूछा जा रहा है, विशेषण में विलोम है तो उसका विशेषण विलोम ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, स्मरण का विलोम विस्मरण होगा। अर्थ का विलोम फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। पथ होगा, अंत होगा, प्रारंभ होगा, इति होगा। तो अर्थ का फ्रेंड विलोम आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सभी साथियों के जवाब आ रहे हैं। अर्थ का विलोम इति होता है, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। 7 से 11 तक के वाक्यों में कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसमें संदेह न हो, उसे कहते हैं संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या विचारणीय। अरे भाई जिसमें संदेह न होगा उसे आप असंदिग्ध हुई तो कहेंगे, न संदिग्ध कहेंगे, न चिंतनीय कहेंगे, न विचरणीय कहेंगे, उसे तो हम संदिग्ध की चर्चा करेंगे, असंदिग्ध ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी जरा भी संदेह नहीं है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जी हाँ सज़ा नहीं मिली है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, तो जिस पर मुकदमा चल रहा है फिर और जिसे सज़ा मिल गई होती है वो अपराधी होता है, लेकिन जिस पर मुकदमा चल रहा होता है वह अभियुक्त होता है। मतलब ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वह दोषी है या नहीं है, उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस जो सेट हैं उन सारे क्वेश्चन का संग्रह करके बनाया गया है, जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर से मददगार साबित होने वाले हैं। आगे बात करेंगे जिस पर मुकदमा चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें मुकदमा चल रहा है तो हमने कर लिया है। आगे जो आंखों के सामने होता है, आप सभी को पता है जो आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष होता है, जाहिर सी बात है। जो आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, जो आंखों के इतर होता है वह प्रत्यक्ष होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, समझना ही नहीं है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। न परोक्ष होगा, ना प्रत्यक्ष होगा, ना विलुप्त होगा, मतलब क्या होगा, प्रत्यक्ष ही होगा। जी हाँ। आगे जंगल में लगी आग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं, धावा नल कहते हैं, विराग्नि कहते हैं या डरछटाग्नि कहते हैं।
देखिए फ्रेंड, जो जंगल में आग लगी होती है उसे हम कहते हैं दावानल, ठीक है। और जो समुद्र में आग लगी होती है उसे हम बड़वानल कहते हैं। और जो पेट में आग लगी होती है उसे जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों यहाँ पर आप जानते रहिएगा, बड़वानल, दावानल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़वानल और दावानल। जंगल में लगी आग को दावानल और आपके समुद्र में लगी जो है आग को हम बड़वानल कहते हैं। ये दो प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो वह अनियमित, अतिरिक्त, असंभव या अवैध। तो भाई जो नियम कानून के विरुद्ध होता है, जो कानून के विरुद्ध होता है वो अवैध होता है, जाहिर सी बात होती है। तो इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना वह अनियमित होगी, ना वह अतिरिक्त होगा, ना असंभव होगा, क्योंकि वह कानून के विरुद्ध है, तो यह अवैध है, सीधी बात है, ठीक है। कानून यही कहता है ना कि आप नियम के विरुद्ध हैं, तो इसलिए मतलब आप अवैध काम कर रहे हैं। आगे, मोहन को हिंदी पढ़नी है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य, एक मुख्य वाक्य और उस पर जो है उसको क्या है, मतलब एक दो यहाँ पर दोनों मुख्य वाक्य हैं, क्योंकि इसलिए और परंतु, क्योंकि ये सारे जो वर्ड होते हैं जोड़े जाते हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहन की हिंदी पढ़नी इसलिए वह शास्त्री जी के गया है, मतलब दोनों प्रधान वाक्य हैं और योजक शब्दों के साथ जुड़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। अरे भाई, जान पे खेलना का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना या हार जाना। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, जो जान पे खेलेगा तो अपनी जान तो जोखिम में डालेगा, तभी तो जान पे खेल पाएगा, वरना था। इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना, जी हाँ। कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठना या बहरा होना। कान में तेल डालने का मतलब उपयुक्त मुहावरा क्या होता है फ्रेंड? कान में तेल डालना का मतलब होता है कुछ न सुनना, अर्थात कुछ भी चीज़ को प्रतीत या प्रतिभूत न करना, प्रतिध्वनि को महसूस न करना, किसी प्रकार की प्रतिध्वनि को महसूस न करना, अर्थात कुछ न सुनना। 9 2 11 होना, यह बड़ा ही प्रसिद्ध मुहावरा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, फिर यह क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना फ्रेंड। भाग जाना कहाँ है? विकल्प नंबर ए वाला है। आगे बढ़ेंगे। गांठ में बांधना, जी हाँ फ्रेंड, गांठ में बांधना, खूब याद करना। कसकर बांधना, बगल में बैठना या मजबूत करना। गांठ बांध लेना का मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना है, इस बात को आप गांठ मान लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से इस बात को सुना होगा, जिक्र सुना होगा कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, मतलब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मतलब खूब याद कर लीजिएगा कि आपको इसी प्रकार से कार्य को करना है, और इसके अतिरिक्त अगर आप कार्य करते हैं तो आप जो है दंडित किए जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, माताएं कहती हैं कि इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपको इसी प्रकार से कार्य करना है। आगे, अगर अपने गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। गद्यांश है, जिंदगी के असली मज़े उनके नहीं हैं जो फूलों की छाँव में खेलते हैं, सोते हैं, बल्कि फूलों के छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छुपा है तो उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पानी से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है वह जानता है कि धूप में खूब सूख चुका वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी भी पड़ा ही नहीं था। ज़िंदगी के असली मज़े किन के लिए हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। तो ज़िंदगी के असली मज़े किनके हैं? जो परिश्रम करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, ज़िंदगी के असली मज़े उनके होते हैं। आगे, उपयुक्त गद्यांश किस महत्व को बताया गया? उपयुक्त गद्यांश में किस महत्व को दर्शाया गया है? प्रकृति के, जीवन के, श्रम के या भाग्य के? तो फ्रेंड, आप सभी को पता है उपयुक्त गद्यांश हमने पढ़ा है, उसमें हमने जाहिर सी बात है श्रम के महत्व को देखा है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, जो धूप में खूब सूख चुका हो, जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय है। कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना या रेगिस्तान में रहना। फ्रेंड, जो धूप में खूब सेक चुका हो तो उसके लिए जो एक शब्द होगा फ्रेंड वह होगा कड़ा परिश्रम करना। मतलब क्या है फ्रेंड? कड़ा परिश्रम करना अर्थात तमाम विपत्तियों को झेलना है, यहाँ पर तात्पर्य है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। आगे, अमृत वाला तत्व, अमृत वाला तत्व के बारे में पूछा जा रहा है, इसको लिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि अमृत वाला तत्व से तात्पर्य है जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य, समुद्र से निकला हुआ अमृत। तो अमृत वाला तत्व क्या होता है फ्रेंड? तो आप सभी को पता है कि अमृत वाला जो तत्व होता है उसे हम जीवन का सार कहते हैं। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
आगे आगे ही मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए आपका गद्यांश ही है, चलिए गद्यांश को देख लेते हैं। विद्यार्थी जीवन मानव की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पढ़े जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमित रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन दृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन करता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के साथ में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। और सभ्य नागरिक में जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन सभी गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही सुंदर पाठशाला है। आगे यहाँ पर साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाते हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना है? आप लोगों ने पढ़ लिया है गद्यांश मेरे साथ, आप लोग आंसर कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, मानव जीवन में रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना गया है? क्योंकि जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में चाहिए, पढ़े होने चाहिए, वे क्या संस्कार अस्थायी हो जाते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? जीवन को, समस्या को, पेड़ को या विद्यार्थी को? फ्रेंड बताइएगा, विद्यार्थी जीवन में पेड़ की संज्ञा किसे दी गई है? तो विद्यार्थी जीवन में जो पेड़ का तात्पर्य है वह विद्यार्थी तो ही तो है। विकल्प नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में आदर्श के किन किन गुणों की चर्चा की गई है? गद्यांश में आदर्श के किन किन गुणों की चर्चा की गई है? नियमन की, व्यायाम की, नियमावली की या ज्ञान प्राप्ति साधन की आवश्यकता की? पता है फ्रेंड किन किन गुणों की चर्चा की गई है फ्रेंड? तो आप सभी को पता है कि आदर्श गुणों के रूप में नियमावली के पालन की चर्चा की गई। विकल्प नंबर तीसरा ही बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार को सौरभ देने का अर्थ है। संसार को सौरभ देने का अर्थ है संसार में पेड़ लगाना, संसार को सुगंधित करना, संसार में सुगंध फैलाना या संसार को बेहतर बनाना। तो फ्रेंड संसार को सौरभ देना का तात्पर्य होता है फ्रेंड कि संसार को बेहतर बनाना। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी लोग अपने स्क्वायर कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेंड किए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड बाय।